हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए राजनीति विज्ञान, जिसे हम लोग राजनीति शास्त्र भी कहते हैं, उसके 40 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे जो 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। अगर ये 40 प्रश्न आप अच्छी तरीके से समझ लेते हैं तो राजनीति शास्त्र से आने वाला कोई भी प्रश्न आपसे बोर्ड परीक्षा में नहीं छूटेगा। तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिए, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न लिया गया और जो 40 प्रश्न है पूरा राजनीतिक शास्त्र का ये निचोड़ प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो बेल आइकन है उसको ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। आइए शुरू करते हैं यहाँ पे पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला प्रश्न यहाँ पे देखिए, सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित है। काफी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से कि सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित है। ए ऑप्शन है धर्म पर, बी ऑप्शन है जाति पर, सी ऑप्शन है क्षेत्र पर, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित होती है, तो हमेशा धर्म पर आधारित होती है। धर्म पे राजनीति किया जाता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 2 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए, धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है। यहाँ पे बताना है कि धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ होता है। ए ऑप्शन है धर्म से रहित, बी ऑप्शन है यहाँ पे धार्मिक श्रेष्ठता, सी ऑप्शन है सर्वधर्म समभाव, डी ऑप्शन है यहाँ पे अल्पसंख्यकों का धर्म। तो धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ होता है, तो सर्वधर्म समभाव होता है, यानी सभी धर्मों के लोग उस देश में रह सकते हैं, उसे धर्मनिरपेक्ष देश हम लोग बोलते हैं। तो जो भारत है हम लोगों का वो धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ पे किसी भी देश के लोग रह सकते हैं, उनका बराबर का अधिकार है सभी धर्मों के लोग के। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 3 नंबर, लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित है। यानी बताना है कि जो लिच्छवी गणतंत्र है वो भारत के किस राज्य में स्थित है। ए ऑप्शन है बिहार में, बी ऑप्शन है राजस्थान में, सी ऑप्शन है महाराष्ट्र में, डी ऑप्शन है यहाँ पे त्रिपुरा में। तो यहाँ पे बताना है कि लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित है, तो ये बिहार में स्थित है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप लोग प्लीज वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास इसे शेयर कीजिएगा। और लास्ट में एक होमवर्क प्रश्न है, उसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। 4 नंबर प्रश्न यहाँ पे देख लीजिए, धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, यह किसने कहा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, यह किसने कहा है। ए ऑप्शन है महात्मा गांधी, बी ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, सी ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण, डी ऑप्शन है मदन मोहन मालवीय। तो यहाँ पे बताना है कि धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है, यह किसने कहा था, तो महात्मा गांधी जी ने कहा था, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए 5 नंबर, काफी महत्वपूर्ण है, भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन किस सूची में हुआ है। ए ऑप्शन है यहाँ पे संघीय सूची, बी ऑप्शन है राज्य सूची, सी ऑप्शन है संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे बताना है कि भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों के विभाजन किस सूची में हुआ है, तो ये यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। संघीय सूची में भी हुआ है, राज्य सूची में भी हुआ है और समवर्ती सूची में भी हुआ है, यानी तीनों में हुआ है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और यही सब प्रश्न आपको 2021 बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे देखिए 6 नंबर प्रश्न है, लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या कितनी है। जो लोकसभा का चुनाव होता है उसमें निर्वाचन यानी वोट से जो सीट बनता है उसका यहाँ पे संख्या बताना है। और लोकसभा का टोटल सीट कितना है, यहाँ पे तो 545 लोकसभा का टोटल सीट है। इसमें से निर्वाचन यानी इसमें से कितने सीटों पे वोटिंग होती है, तो कितने सीटों पे वोटिंग होती है, 543 सीटों पे क्या होता है, वोटिंग होता है, यानी मतदान होता है 545 में से। और 2 जो सीट होता है उसको क्या करते हैं, राष्ट्रपति अपने से मनोनीत करते हैं। जैसे कोई फिल्म का कोई हीरो हो या फिल्मी मतलब कला क्षेत्र से, खेल क्षेत्र से 2 आदमी को मनोनीत कर लिया जाएगा, यानी 2 आदमी को उठा के लोकसभा में क्या कर दिया जाएगा, डाल दिया जाएगा। तो टोटल 545 सीट होता है, जिसमें से 543 पे लोग क्या करते हैं, वोटिंग करते हैं। और यहाँ पे 2 यहाँ पे जो सीट होता है वो कला क्षेत्र से, विज्ञान क्षेत्र से क्या करते हैं,
राष्ट्रपति अपने से मनोनीत कर देते हैं, तो टोटल सीट मिलके अब कितना हो जाता है, 545 हो जाता है। तो अगर वोटिंग पूछे कि कितने सीटों पे मतदान होता है, निर्वाचन होता है, तो 545 पे। और लोकसभा में राष्ट्रपति कितने लोगों को मनोनीत करते हैं, तो 2 लोगों को मनोनीत करते हैं। ये भी प्रश्न आता है, तो आपको पता होना चाहिए। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या कितना है, तो 543 है, यह आपको याद रखना है। अगर पूछे कि लोकसभा में कुल सीटों की संख्या कितनी है, तो वो 545 है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न देखिए, काफी महत्वपूर्ण है। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है। ए ऑप्शन है पंच, बी ऑप्शन है सरपंच, सी ऑप्शन है प्रमुख, डी ऑप्शन है न्याय मित्र। तो यहाँ पे बताना है कि ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है, तो ग्राम कचहरी का प्रधान हमेशा सरपंच होता है। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये सभी प्रश्न 2021 बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से बनाया गया और ये 40 प्रश्न पूरा राजनीतिक शास्त्र का निचोड़ प्रश्न है। आप लोग प्रश्न देख के ही अंदाजा लगा सकते हैं कितने महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा, शुरू से अंत तक देखिएगा। आपसे आने वाले राजनीतिक शास्त्र से जो भी प्रश्न आने वाले होंगे वो आपसे नहीं छूटेगा। 8 नंबर प्रश्न यहाँ पे देख लीजिए, बिहार में पंचायती राज्य व्यवस्था का कार्यकाल कितना होता है? यहाँ पे बताना है कि जो बिहार में पंचायती राज्य व्यवस्था है उसका कार्यकाल कितना का होता है। ए ऑप्शन है यहाँ पे 4 वर्ष, बी ऑप्शन है 5 वर्ष, सी ऑप्शन है यहाँ पे 6 वर्ष, डी ऑप्शन है यहाँ पे 7 वर्ष। तो बिहार में पंचायती राज्य व्यवस्था का कार्यकाल कितना होता है, तो 5 वर्ष का होता है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 9 नंबर, पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये पूछा भी गया है परीक्षाओं में। तो यहाँ पे देखिए पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है। ए ऑप्शन है महापौर, बी ऑप्शन है नगर प्रधान, सी ऑप्शन है नगर सचिव, डी ऑप्शन है जिला पार्षद। तो यहाँ पे बताना है कि पटना में नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है, तो उसको महापौर कहा जाता है। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 10 नंबर, काफी महत्वपूर्ण है। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया। ए ऑप्शन है यहाँ पे मोरारजी देसाई, बी ऑप्शन है नीतीश कुमार, सी ऑप्शन है इंदिरा गांधी, डी ऑप्शन है यहाँ पे जयप्रकाश नारायण। तो यहाँ पे बताना है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया, तो बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण जी ने किया। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 11 नंबर प्रश्न है, ताड़ी विरोधी आंदोलन किस राज्य में शुरू किया गया था? यहाँ पे बताना है कि जो ताड़ी विरोधी आंदोलन है वो किस राज्य से शुरू किया गया था। ए ऑप्शन है बिहार से, बी ऑप्शन है मध्य प्रदेश से, सी ऑप्शन है उड़ीसा से, डी ऑप्शन है आंध्र प्रदेश से। अगर इन 40 प्रश्नों में से आपको कोई भी प्रश्न अगर याद नहीं है तो आप लोग क्या कीजिए, उस प्रश्न को आप लोग नोटबुक बना लीजिए, उस पर लिख लीजिए और याद कर लीजिए। काफी महत्वपूर्ण ये 40 प्रश्न है। तो यहाँ पे बताना है कि ताड़ी विरोधी आंदोलन किस राज्य से शुरू किया गया था, तो ये आंध्र प्रदेश से किया गया था। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 12 नंबर, श्रीलंका कब आज़ाद हुआ? यहाँ पे बताना है कि जो श्रीलंका देश है, भारत का पड़ोसी देश है, वो आज़ाद कब हुआ था। ए ऑप्शन है 1947, बी ऑप्शन है 1948, सी ऑप्शन है यहाँ पे 1938, डी ऑप्शन है यहाँ पे 1950। तो यहाँ पे बताना है कि श्रीलंका कब आज़ाद हुआ था, तो श्रीलंका 1948 में आज़ाद हुआ था। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। जो श्रीलंका था वो आज़ाद कब हुआ था। एक प्रश्न का जवाब आप लोग दीजिएगा होमवर्क में। आज 2 होमवर्क देंगे, एक लास्ट में होमवर्क, एक अभी का होमवर्क दे रहे हैं। दोनों का जवाब आप लोग दीजिएगा। यहाँ पे दीजिए श्रीलंका कब आज़ाद हुआ था। ये प्रश्न तो हो गया कि श्रीलंका 1948 में आज़ाद हो गया था, जो भारत का पड़ोसी देश है। अब बताइए आप लोग कि भारत कब आज़ाद हुआ था। ये बहुत ही आसान सा प्रश्न है, आप इसका जवाब कमेंट में कर दीजिए कि यहाँ पे कि भारत कब आज़ाद हुआ था, अपना भारत कब आज़ाद हुआ था। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 13 नंबर प्रश्न देखिए काफी महत्वपूर्ण है, सूचना के अधिकार संबंधित कानून कब बना। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सूचना के अधिकार संबंधी कानून कब बना। ए ऑप्शन है 2004 में, बी ऑप्शन है 2005 में, सी ऑप्शन है 2006 में, डी ऑप्शन है यहाँ पे 2009 में। तो सूचना का अधिकार संबंधी कानून यहाँ पे बताना है कब बना, तो ये 2005 में बना। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न लगभग 10-12 बार पूछ लिया गया है बोर्ड एग्जाम में। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे।
अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 14 नंबर प्रश्न है, सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई। यहाँ पे बताना है कि जो सूचना का अधिकार नियम बना था, जो यहाँ पे देख लीजिए 14 नंबर प्रश्न है, सूचना के अधिकार संबंधित कानून जब बना था यहाँ पे 2005 में, तो उससे पहले यहाँ पे सूचना के अधिकार आंदोलन का शुरुआत कहाँ पे हुआ था। ए ऑप्शन है यहाँ पे राजस्थान में, बी ऑप्शन है यहाँ पे दिल्ली में, सी ऑप्शन है तमिलनाडु में, डी ऑप्शन है यहाँ पे बिहार में। तो सूचना का अधिकार आंदोलन बनाने के लिए इसका आंदोलन का शुरुआत सबसे पहले कहाँ पे हुआ था, तो यहाँ पे हुआ था राजस्थान में हुआ था, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 15 नंबर, काफी महत्वपूर्ण है, किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। बहुदलीय व्यवस्था यानी वहाँ पे एक ही दल होंगे, एक से ज्यादा दल नहीं होंगे। जैसे अपने देश में बहुत सारे दल हैं, जैसे यहाँ पे कांग्रेस है, भारतीय जनता पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी, बहुत सारा दल है, लेकिन किसी किसी देश में एक ही दल होता है और अमेरिका में 2 दल होते हैं। तो यहाँ पे बताना है किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है, यानी एक से अधिक दल नहीं है। ए ऑप्शन है पाकिस्तान, बी ऑप्शन है भारत, सी ऑप्शन है बांग्लादेश, डी ऑप्शन है ब्रिटेन। तो यहाँ पे बताना है कि किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। तो जो ब्रिटेन है उसमें बहुदलीय व्यवस्था नहीं है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न देखिए 16 नंबर, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, दल बदल कानून किन पर लागू होता है। जो दल बदल कानून है वो किन पर लागू होता है। ए ऑप्शन है सांसदों पर, बी ऑप्शन है विधायकों पर, सी ऑप्शन है सांसद और विधायक दोनों पर, डी ऑप्शन है राष्ट्रपति पे। तो यहाँ पे बताना है कि जो दल बदल कानून है वो किन पर लागू होता है। तो दल बदल कानून किन पे लागू होता है, हमेशा सांसद पे और विधायक पे लागू होता है। दल बदल क्या होता है कि एक दल से आप वोट लेके जीत गए और दूसरे दल में मिल जाएंगे, तो आपकी जो सदस्य, जो आप अगर विधायक हैं तो आपकी विधायक की जो सदस्यता है वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी इस कानून से। इसे ही बोलते हैं हम लोग दल बदल कानून। तो दल बदल कानून दोनों पे लागू होता है, जो सांसद जी होते हैं उन पे भी लागू होता है और जो विधायक जी होते हैं उन पे भी लागू होता है ये दल बदल कानून। तो यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए काफी महत्वपूर्ण है, जनता दल पार्टी का गठन कब हुआ। जनता दल पार्टी यानी जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ। ए ऑप्शन है यहाँ पे 1992, बी ऑप्शन है 1999, सी ऑप्शन है 2000, डी ऑप्शन है यहाँ पे 2004। तो यहाँ पे बताना है कि जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ था। तो ये हुआ था 1999 में, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। एक भी प्रश्न को आपको स्किप नहीं करना है, काफी महत्वपूर्ण हम आपको प्रश्न बता रहे हैं, तो आप लोग शुरू से अंत तक देखते रहिए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 18 नंबर, गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पे होती है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो गठबंधन की सरकार होती है, गठबंधन की सरकार किसे कहते हैं, जो 2 या 2 से अधिक पार्टी मिलकर चला रही है। जैसे अभी बिहार में नीतीश की पार्टी है और यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी है, यानी जेडीयू है और भारतीय जनता पार्टी दोनों यहाँ पे मिलकर यहाँ पे सरकार चला रही है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, गठबंधन की सरकार। तो गठबंधन की जो सरकार होती है उसकी प्रशासन पर पकड़ कैसी होती है। ए ऑप्शन है मजबूत, बी ऑप्शन है ढीला, सी ऑप्शन है अति मजबूत, डी ऑप्शन है कठोर। तो यहाँ पे देखिए जब गठबंधन का सरकार बनता है तो एक पार्टी कुछ और बोलेगा, एक पार्टी कुछ और बोलेगा, तो इससे प्रशासन पे जो पकड़ होती है वो ढीला होती है, यानी उतना अच्छा नहीं हो पाता है। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा कि गठबंधन सरकार में प्रशासन पे जो पकड़ होता है वो कैसा होता है, ढीला होता है, उतना अच्छा नहीं होता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 19 नंबर, निम्न में से कौन सी स्थिति लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे आवश्यक है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी स्थिति लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे आवश्यक है। ए ऑप्शन है मजबूत जनमत, बी ऑप्शन है निरक्षण नागरिक, यहाँ पे सी ऑप्शन है यहाँ पे मजबूत सेंसर बोर्ड, डी ऑप्शन है नियंत्रक मीडिया और प्रेस। तो ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि निम्न में से कौन सी स्थिति लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक है। तो मजबूत जनमत का यहाँ पे जरूरत पड़ता है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देख लीजिए 20 नंबर, काफी महत्वपूर्ण है, वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है। जो अपना नेपाल पड़ोसी देश है उसमें आज का जो शासन प्रणाली है वो कैसा है। ए ऑप्शन है यहाँ पे लोकतंत्र है, बी ऑप्शन है राजतंत्र है, सी ऑप्शन है सैनिक तंत्र है, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं है। तो वर्तमान में नेपाल का शासन प्रणाली कैसा है आपको बताना है। तो इससे पहले नेपाल था, नेपाल में क्या था,
राजतंत्र था, लेकिन राजतंत्र को अब हटा दिया गया है। अब क्या है, वहाँ पे लोकतंत्र का स्थापना कर दिया गया है कि वहाँ पे अब लोग वोट करके अपने सरकार को चुन सकते हैं। अब वहाँ से जो नेपाल है वहाँ से राजतंत्र हट गया है। यानी वर्तमान में नेपाल का शासन प्रणाली कैसा है, तो लोकतांत्रिक है। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। आप सब्सक्राइब कर दिए होंगे, हमको पता है। सब्सक्राइब करने के बाद यहाँ पे देखिए ऐसे एक बेल आइकन आएगा, उसको आप ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें या लाइव क्लास ले तो आप तक ये वीडियो आप सबसे पहले पहुंच सके और सबसे पहले आप देख भी सकें। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 21 नंबर, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे। यहाँ पे बताना है कि जो बहुजन समाज पार्टी है उसके संस्थापक कौन है। ए ऑप्शन है अंबेडकर, बी ऑप्शन है कांशीराम, सी ऑप्शन है मायावती, डी ऑप्शन है यहाँ पे रामविलास पासवान। तो यहाँ पे बताना है कि जो बहुजन समाज पार्टी है उसके संस्थापक कौन थे। तो बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कांशीराम थे। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और यहाँ पे जो हम महत्वपूर्ण 40 प्रश्नों का यहाँ पे सेट करा रहे हैं वो हमेशा 5 बजे होता है। तो आप लोग 5 बजे लाइव जुड़ना मत भूलिए। सभी लोग आइए और शुरू से अंत तक क्लास देखिए। जो ऑफलाइन बच्चे पढ़ते हैं वो भी ऑनलाइन आइए। ऑनलाइन आने से काफ़ी एनर्जी मिलती है और काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आता है अगर आप ऑनलाइन आके यहाँ पे पढ़ेंगे। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि 5 बजे और 7 बजे, 7 बजे यहाँ पे प्रैक्टिस सेट होता है और 5 बजे यहाँ पे चैप्टर वाइज यहाँ पे हम बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न कराते हैं और यहाँ पे 7 बजे उसका प्रैक्टिस होता है। तो आप लोग ये दोनों क्लास आप लोग मत भूलिए, आप दोनों क्लास में लाइव जरूर आइए। यानी यहाँ पे बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे, कांशीराम। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न है, बिहार में पंचायती राज संस्था है। यहाँ पे बताना है कि बिहार में जो पंचायती राज संस्था है वो कितने स्तरीय है। ए ऑप्शन है यहाँ पे 1 स्तरीय, बी ऑप्शन है 2 स्तरीय, सी ऑप्शन है 3 स्तरीय, डी ऑप्शन है यहाँ पे 4 स्तरीय। तो बिहार में पंचायती राज संस्था है वो कितने स्तरीय है। तो बिहार में जो पंचायती राज व्यवस्था है वो कितनी है, यहाँ पे 3 स्तरीय है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये प्रश्न काफी ही महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे 23 नंबर प्रश्न देखिए ये 2020 में पूछा गया है। तो इन प्रश्नों को यहाँ पे आपको याद करना होगा और आप लोग देख लीजिए कि कैसा कैसा प्रश्न आता है। यहाँ पे देखिए भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु कितनी होती है। यानी यहाँ पे साफ प्रश्न है, पूछ रहा है कि भारत में अगर आप वोट देना चाहते हैं तो आपकी उम्र कितना होना चाहिए। और ये प्रश्न आप सभी को पता भी होगा क्योंकि हम बहुत बार इस प्रश्न को बता भी चुके हैं। ए ऑप्शन है 16 वर्ष, बी ऑप्शन है 17 वर्ष, सी ऑप्शन है 20 वर्ष, डी ऑप्शन है 18 वर्ष। तो भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप अगर 18 वर्ष के हो गए तो आप सरकार चुनने के लायक हो गए, आप सरकार के पक्ष में वोट दे सकते हैं 18 वर्ष के आप हो जाएंगे तो। और 18 वर्ष से पहले आपको ये अधिकार नहीं मिलता है। और ये पहले कितने पे था, जो अभी आप लोग 18 वर्ष पे वोट दे रहे हैं और इससे पहले ये अधिकार कितने वर्षों पे था, तो वो 21 वर्षों पे था। पहले के समय में क्या होता था कि 21 साल के आप जब हो जाएंगे तब वोटिंग देंगे, लेकिन संविधान में संशोधित करके अब कितना वर्ष कर दिया गया है, 18 वर्ष कर दिया गया है। जब आप 18 वर्ष के हो जाएंगे तो आप वोट दे सकते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 24 नंबर प्रश्न है। यहाँ पे क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिमाण है। यहाँ पे बताना है कि जो क्षेत्रवाद की भावना होता है उसका एक कुपरिमाण क्या है। ए ऑप्शन है अपने क्षेत्र से लगाव, बी ऑप्शन है राष्ट्रहित, सी ऑप्शन है राष्ट्रीय एकता, डी ऑप्शन है यहाँ पे अलगाववाद। तो क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिमाण क्या है, तो ये एक अलगाववाद है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। काफी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये 40 नंबर। अगर 40 प्रश्न ये आप अच्छी तरीके से देख लेते हैं, याद कर लेते हैं तो परीक्षा में राजनीति से आने वाला कोई भी प्रश्न आपसे नहीं छूट सकता, ये हमारा गारंटी है। यहाँ पे देखिए 25 नंबर प्रश्न है, लोकतंत्र के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा क्या है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि लोकतंत्र के मार्ग में आने वाली सबसे बड़ी बाधा का नाम बताना है। ए ऑप्शन है लोकतंत्र में आस्था, बी ऑप्शन है अशिक्षा, सी ऑप्शन है सामाजिक समानता, डी ऑप्शन है राजनीतिक जागृति। तो यहाँ पे बताना है कि लोकतंत्र के मार्ग में यानी रास्ते में सबसे बड़ी बाधा क्या है, तो वो अशिक्षा है। यानी यहाँ पे जो लोग पढ़े लिखे नहीं है वही अशिक्षा है। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 26 नंबर प्रश्न है, भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग है। यहाँ पे बताना है कि जो भारतीय लोकतंत्र है उसका कितना अंग है। ए ऑप्शन है यहाँ पे 1, बी ऑप्शन है यहाँ पे 3, सी ऑप्शन है यहाँ पे 4, डी ऑप्शन है यहाँ पे 5। तो
यहाँ पे बताना है कि भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग होते हैं, तो भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग होते हैं, तो यहाँ पे 3 अंग होते हैं, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही हो जाएगा। और कौन कौन वो 3 अंग होते हैं, तो पहला होता है न्यायपालिका, दूसरा होता है विधायिका और तीसरा होता है यहाँ पे कार्यपालिका। यानी यहाँ पे भारतीय लोकतंत्र है उसका यहाँ पे 3 अंग होते हैं, और 3 अंग कौन कौन से होते हैं, पहला होता है न्यायपालिका, दूसरा विधायिका और तीसरा क्या होता है, कार्यपालिका। यानी ये 3 क्या होते हैं, लोकतंत्र के अंग होते हैं, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न है 27 नंबर, भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है। काफी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप लोग लिख के रट जाइए इन सभी प्रश्नों को। भारत में किस तरह के लोकतंत्र का व्यवस्था किया गया है, ए ऑप्शन है प्रत्यक्ष, बी ऑप्शन है अप्रत्यक्ष, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था किया गया है, तो वो अप्रत्यक्ष है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 28 नंबर प्रश्न। यहाँ पे देखिए भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय है उसका एक मुख्य न्यायाधीश होता है, उनकी नियुक्ति कौन करता है। यहाँ पे ए ऑप्शन है प्रधानमंत्री, बी ऑप्शन है यहाँ पे राष्ट्रपति, सी ऑप्शन है सांसद, डी ऑप्शन है यहाँ पे उपराष्ट्रपति। तो भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो वो करते हैं यहाँ पे राष्ट्रपति करते हैं, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 29 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, समवर्ती सूची में रखा गया है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि समवर्ती सूची में किसे रखा गया है। ए ऑप्शन है राज्य को, बी ऑप्शन है केंद्र को, सी ऑप्शन है राज्य और केंद्र दोनों को, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे देखिए समवर्ती सूची क्या होता है, तो समवर्ती सूची होता है कि अगर स्कूल है तो उस पर अगर किसी को फैसला लेना है तो उस पर राज्य भी ले सकता है और केंद्र भी ले सकता है, उसे हम लोग समवर्ती सूची बोलते हैं। राज्य सूची क्या होता है, तो जिसमें केवल राज्य ही अपना ये ले सकता है, अपना नियम लगा सकता है राज्य, तो उसे हम लोग राज्य सूची बोलते हैं। और यहाँ पे जो समवर्ती सूची होता है उस पे क्या राज्य और केंद्र दोनों अपना अपना नियम लगा सकते हैं, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। समवर्ती सूची में किसको किसको रखा गया है, राज्य और केंद्र दोनों को रखा गया है, दोनों फैसले ले सकते हैं, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 30 नंबर प्रश्न। यहाँ पे देखिए चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। जो चिपको आंदोलन है वो किससे संबंधित है। ए ऑप्शन है पेड़ काटने के विरोध से, बी ऑप्शन है यहाँ पे आर्थिक शोषण से, सी ऑप्शन है शराबखोरी से, डी ऑप्शन है नेताओं के विरुद्ध है। तो यहाँ पे बताना है कि चिपको आंदोलन का संबंध किससे है, तो यहाँ पे चिपको आंदोलन का संबंध पेड़ काटने की विरोध से है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसका नाम चिपको आंदोलन क्यों पड़ा, क्योंकि जब भी कोई पेड़ काटने जाता था तो वहां पे लोग पेड़ से चिपक कर विरोध करते थे, इसलिए इसका नाम चिपको आंदोलन पड़ गया। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 31 नंबर, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 31 नंबर प्रश्न है यहाँ पे, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है। ये भी प्रश्न 2020 में पूछा गया कि भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है। ए ऑप्शन है हाथ का पंजा, बी ऑप्शन है यहाँ पे कमल का फूल, सी ऑप्शन है गेंद का फूल, डी ऑप्शन है चक्र। तो यहाँ पे बताना है कि जो भारतीय जनता पार्टी है उसका चुनाव चिन्ह क्या है। तो भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है, कमल का फूल है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, यानी जो कांग्रेस पार्टी है उसका चुनाव चिन्ह क्या है, तो हाथ का पंजा छाप क्या है उनका चुनाव चिन्ह है। तो यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का पूछा है तो भारतीय जनता पार्टी का क्या होगा, यहाँ पे कमल का फूल होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए काफी महत्वपूर्ण है, 32 नंबर प्रश्न है, बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ। जो बांग्लादेश था वो कब स्वतंत्र हुआ। ए ऑप्शन है 1969, बी ऑप्शन है यहाँ पे 1970, सी ऑप्शन है 1971, डी ऑप्शन है यहाँ पे 1972। तो बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ ये आपको बताना है। तो जो बांग्लादेश है वो कब स्वतंत्र हुआ, 1971 में स्वतंत्र हुआ, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 33 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, और इसे देखने से पहले आप लोग प्लीज वीडियो को स्किप मत कीजिए, पूरा देखिए शुरू से अंत तक, आपको बहुत ही फायदा होने वाला है। यहाँ पे देखिए 33 नंबर प्रश्न, लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक क्या है। यहाँ पे बताना है कि जो लोकतंत्र की उपलब्धियां हैं उसमें सबसे अधिक सहायक कौन है। ए ऑप्शन है निर्धनता, बी ऑप्शन है अशिक्षा, सी ऑप्शन है विषमता, डी ऑप्शन है विकास। तो यहाँ पे बताना है कि जो लोकतंत्र की उपलब्धियां हैं उनमें अधिक सहायक क्या है, तो विकास है, ये विकास ही है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 34 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? जो राजनीतिक दल थे उनकी नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़े? ए ऑप्शन है ब्रिटेन, बी ऑप्शन है भारत, सी ऑप्शन है फ्रांस, डी ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका। काफी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो राजनीतिक दल थे उनकी नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी। तो उनकी नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी थी? तो ब्रिटेन में पड़ी थी, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 35 नंबर प्रश्न। 35 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? यहाँ पे बताना है कि इनमें से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है। ए ऑप्शन है राष्ट्रीय जनता दल, बी ऑप्शन है बहुजन समाज पार्टी, सी ऑप्शन है लोक जनशक्ति पार्टी, डी ऑप्शन है यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी। तो यहाँ पे देखिए कौन राष्ट्रीय दल नहीं है। तो राष्ट्रीय दल किसे कहते हैं? जो राष्ट्रीय स्तर के जो पार्टी होती है उसे हम लोग राष्ट्रीय पार्टी या राष्ट्रीय दल कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए राष्ट्रीय जनता दल ये भी राष्ट्रीय स्तर का पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी भी राष्ट्रीय स्तर का पार्टी है, और जो भारतीय जनता पार्टी है वो भी राष्ट्रीय स्तर का पार्टी है। लेकिन जो लोक जनशक्ति पार्टी है वो क्षेत्रीय पार्टी है, एक क्षेत्र में ही इसका बस फैलाव है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 36 नंबर प्रश्न देखिए काफी महत्वपूर्ण है। राजनीतिक दल का आशय है, यहाँ पे काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि राजनीतिक दल है उसका आशय किससे है। ए ऑप्शन है यहाँ पे अफसरों के समूह से, बी ऑप्शन है सेनाओं के समूह से, सी ऑप्शन है व्यक्तियों के समूह से, डी ऑप्शन है किसानों के समूह से। तो यहाँ पे बताना है कि राजनीतिक दल का आशय किससे है। तो राजनीतिक दलों का आशय हमेशा व्यक्तियों के समूह से है, यानी लोगों के समूह से है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। जब लोग वोट देंगे तो राजनीतिक दल जीतेगा और वो आपका विकास का काम करेगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 37 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। 37 नंबर प्रश्न है लोकतंत्र का आत्मा किसे कहा जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि लोकतंत्र की आत्मा किसे कहा जाता है। ए ऑप्शन है न्यायपालिका को, बी ऑप्शन है संविधान को, सी ऑप्शन है सरकार को, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो लोकतंत्र की आत्मा किसे कहा जाता है? तो लोकतंत्र का आत्मा संविधान को कहा जाता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए काफी महत्वपूर्ण है। 38 नंबर कृषि कार्य में महिलाओं की भागीदारी है। यहाँ पे बताना है जो कृषि कार्य होता है उसमें महिलाओं की भागीदारी कितनी है। ए ऑप्शन है 50%, बी ऑप्शन है 40%, सी ऑप्शन है 10%, डी ऑप्शन है यहाँ पे 20%। तो कृषि कार्य में महिलाओं की भागीदारी कितनी है? तो ये है 40%, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 39 नंबर प्रश्न, सत्ता में भागीदारी की प्रणाली का विकास कहाँ से की गई। काफी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो सत्ता में भागीदारी होती है उसकी प्रणाली का विकास सबसे पहले कहाँ पे हुआ। ए ऑप्शन है श्रीलंका, बी ऑप्शन है भारत, सी ऑप्शन है बेल्जियम, डी ऑप्शन है यहाँ पे पाकिस्तान। तो सत्ता में भागीदारी की प्रणाली का विकास सबसे पहले कहाँ पे हुआ था? तो ये बेल्जियम में हुआ था, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अंतिम प्रश्न। इसके बाद यहाँ पे आपको एक होमवर्क प्रश्न मिलेगा। तो एक बार फिर से हम बोल रहे हैं कि 7 बजे यहाँ पे प्रैक्टिस सेट होगा, तो आप लोग लाइव आना मत भूलिएगा। जितने ऑनलाइन या ऑफलाइन देखते हैं बच्चे, प्लीज आप लोग 7 बजे लाइव आना मत भूलिए। काफी महत्वपूर्ण रहता है ये प्रैक्टिस सेट। प्रैक्टिस सेट देने से बहुत सारे फायदे होते हैं। एक तो आपका जो पिछला प्रश्न है उसका रिवाइज हो जाएगा, एक ये होगा कि बोर्ड परीक्षा में कैसे कैसे प्रश्न आते हैं वो आपको पता चलेगा, और तीसरा आपकी तैयारी कैसी है अभी परीक्षा के दृष्टिकोण से वो पता चलेगा। अगर आपकी कम तैयारी हुई है तो आपको पता लगेगा कि नहीं अभी हमें पढ़ना चाहिए, अभी और भी तैयारी करना चाहिए, तभी हमारा प्रैक्टिस सेट में अच्छा नंबर नहीं आ रहा है, तो आपका मन लगेगा और पढ़ने में। इसीलिए आप लोग 7 बजे प्रैक्टिस सेट में जरूर आइए। वो संस्कृत का ही क्यों ना हो, वो मैथ का ही क्यों ना हो, वो हिंदी का ही क्यों ना हो, सारे प्रैक्टिस सेट को आप दीजिए। और सारे विषय ही आपका 100 नंबर का है, तो किसी विषय को आप कम मत लीजिए, किसी विषय को आप ज्यादा मत लीजिए, सबको आप लोग बराबर लीजिए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 40 नंबर प्रश्न है, पंचायती राज्य व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया। यहाँ पे बताना है कि जो पंचायती राज्य व्यवस्था है वो सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया। ए ऑप्शन है राजस्थान, बी ऑप्शन है बिहार, सी ऑप्शन है उत्तराखंड, डी ऑप्शन है यहाँ पे मध्य प्रदेश। तो जो पंचायती राज्य व्यवस्था है वो सर्वप्रथम किस राज्य में लागू हुआ।
तो वो राजस्थान में लागू हुआ, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। हमने 1 से लेके यहाँ पे 40 तक प्रश्न आपको बता दिया। अब आपको क्या करना है कि 1 से लेके 40 प्रश्न आपको क्या करने हैं, एक कॉपी लेना है आपको, उसमें लिख लेना है और आपको कभी महीने में एक बार इन प्रश्नों को आपको रिवाइज करना है और ये हमेशा के लिए आपको याद हो जाएंगे। और जब आप परीक्षा देने जाएंगे तो आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न से जो आपका डर लगता है या आपको नहीं आता है, वो वाला परेशानी आपका दूर हो जाएगा। कोई भी प्रश्न आपसे ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। अगर इसमें 40 नंबर ऑब्जेक्टिव आपको लाना है, 48 तो प्रश्न रहता है, उसमें से 40 आपको बनाना होता है, तो 40 के 40 नंबर आपके बिल्कुल पक्के हो जाएंगे, एक भी प्रश्न आपका नहीं कटेगा। ऐसे आप लोग तैयारी कीजिएगा। तो आइए देख लेते हैं यहाँ पे होमवर्क प्रश्न यहाँ पे देखिए काफी महत्वपूर्ण है कि कौन यहाँ पे नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। यहाँ पे बताना है कि कौन है जो नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। ए ऑप्शन है अम्ल, बी ऑप्शन है क्षार, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो आपको ऑप्शन इनमें से सही लगे वो आप हमें कॉमेंट कर देंगे यहाँ पे। और यहाँ पे आप लोग को फिर से बोल रहे हैं कि 7 बजे यहाँ पे आप लोग लाइव आना मत भूलिएगा प्रैक्टिस सेट के लिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को यहाँ पे आप लोग लाइक कर दीजिए। ऐसे तीर का निशान बना होता है, उससे अपने व्हाट्सएप ग्रुप, स्टडी ग्रुप में शेयर कर लीजिए ताकि हमारा भी भला हो सके और भी बच्चे देख सके और भी बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यानी ये भी चैनल आप ही लोगों के देन से है। और यहाँ पे देखिए जो सब्सक्राइबर है वो आप ही लोगों के देन से यहाँ पे 10,000 सब्सक्राइबर हुआ है, उसके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। आप अगर नहीं होते तो ये नहीं होता। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय।